हेलो गाइस, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें। ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए हम वैदिक सभ्यता टॉपिक को 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज का 4th वीडियो है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है सामवेद। इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास थे। इस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए है रघुवंश को, ऑप्शन बी है ब्रह्मवंश को, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी श्रेष्ठ वंश को। ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। वास्तव में आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात बोलने में ऊंचा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? ऑप्शन ए है सामवेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है ऋग्वेद में। इसका सही आंसर होगा डी ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है एक उत्तम व्यक्ति, ऑप्शन बी है एक ब्राह्मण, ऑप्शन सी है एक क्षत्रिय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए एक उत्तम व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रय किसका नाम है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी, वैदिक एवं मिश्र सभ्यता का, ऑप्शन सी है ब्रह्मा समाज, रघुवंश एवं मौर्य वंश का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद का। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद को त्रय कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। एक तरफ वेदों का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उससे संबंधित ब्राह्मणों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन से वेद से कौन से ब्राह्मण संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए। यजुर्वेद से शतपथ संबंधित है, सामवेद से पंचवी संबंधित है, अथर्ववेद से गोपथ संबंधित है तथा ऋग्वेद से ऐत्रेय संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात ऋग्वेद से स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं संबंधित हैं, सामवेद से संगीतमय स्तोत्र, यजुर्वेद से स्तोत्र एवं कर्मकांड तथा अथर्ववेद से तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इसका सही आंसर होगा बी।
अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। इसका सही आंसर होगा ए 10। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए है 1100, ऑप्शन बी है 1200, ऑप्शन सी है 1028, ऑप्शन डी है 1128। इसका सही आंसर होगा सी 1028। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं तथा ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास माने जाते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 8वां, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 9वां, ऑप्शन डी है 10वां। इसका सही आंसर होगा सी 9वां। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वां मंडल से प्राप्त होता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से संबंधित जो विचारधारा उभर कर आई उसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है तक्षशिला। इसका सही आंसर होगा ए अतरंजी खेड़ा। ध्यान रखिएगा, अतरंजी खेड़ा की स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिला अंतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1961 से 1962 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। इसका सही आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान की विधि से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है तथा अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ओवरऑल इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। ऑप्शन ए है, एक तरफ वैदिक नदियां का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ आधुनिक नदी का नाम दिया गया है। इसमें बताना है कि जो वैदिक नदियां थी आज उनका नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, कुंभा नदी का नाम आधुनिक में काबुल है, परुष्णी नदी का नाम आज रावी है तथा सदनीरा नदी का नाम आज गंडक है और शतुद्री नदी का आज नाम सतलज है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा डी अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। साथ ही ध्यान रखिएगा, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद को माना जाता है। इस वेद में सामाजिक जीवन से जुड़े जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु आदि का वर्णन है, इसलिए इसे धार्मिक क्रिया से अलग सामाजिक क्रिया का वेद माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद को धार्मिक क्रिया से अलग सामाजिक क्रिया का वेद माना जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद निम्न में से कौन सा वेद का संकलन
ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए सामवेद। ध्यान रखिएगा, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। 7 स्वरों का जो रचनाएं हैं उसका वर्णन सामवेद में मिलता है। यही कारण है कि सामवेद को भारत में संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में कोई विशेष विचारधारा नहीं थी, बल्कि ऋग्वेद में जिस मंत्रों का गाया गया उसे ही ले जाकर सामवेद में स्थापित किया गया है। इस तरह सामवेद कोई नया नहीं था, ऋग्वेद के सुरों के आधार पर सूचीबद्ध किया गया वेद था जिसमें मंत्रों को गाया जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किस वेद से पता चलता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का यजुर्वेद से पता चलता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में यज्ञ के विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों रूप में की गई है, इसलिए इसे गद्य और पद का वेद कहा जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है? ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है काव्य, ऑप्शन सी है गद्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए दर्शन। ध्यान रखिएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ऑप्शन ए है केकई के, ऑप्शन बी है ऐत्रेय के, ऑप्शन सी है रघुवंश के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए केकई के। ध्यान रखिएगा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए है अश्वपति उपनिषद में, ऑप्शन बी है कठोपनिषद में, ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी श्वेताश्वर उपनिषद में। ध्यान रखिएगा, मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी से की जाती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी से, ऑप्शन बी है सिंधु नदी से, ऑप्शन सी है यमुना नदी से, ऑप्शन डी है चेनाब नदी से। इसका सही आंसर होगा चेनाब नदी से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान आज चेनाब नदी के रूप में की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी अश्वपति उपनिषद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी कठोपनिषद। ध्यान रखिएगा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए है परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है उपनिषद। इसका सही आंसर होगा डी उपनिषद। ध्यान रखिएगा, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। इसका सही आंसर होगा बी सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है? ऑप्शन ए है कुभा, ऑप्शन बी है क्रमु, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुभा और क्रमु का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम है? ऑप्शन ए है
वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी है आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि, बृहस्पति, द्यौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसे माना जाता था? ऑप्शन है अग्नि को, ऑप्शन बी है बृहस्पति को, ऑप्शन सी है द्यौस को, ऑप्शन डी है इंद्र को। इसका सही आंसर होगा बी, बृहस्पति को। ध्यान रखिएगा, अग्नि, बृहस्पति, द्यौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में निष्क आभूषण था। ऑप्शन है कान का, ऑप्शन बी है नाक का, ऑप्शन सी है गला का, ऑप्शन डी है हाथ का। इसका सही आंसर होगा सी, गला का। ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल में निष्क आभूषण गला का था। साथ ही ध्यान रखिएगा, जिस वेद की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ। ऑप्शन है औजार में, ऑप्शन बी है सिक्का में, ऑप्शन सी है घर बनाने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, सिक्का में। ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न ब्रह्मवादिनी में से किसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है गार्गी, ऑप्शन बी है लीलावती, ऑप्शन सी है लोपामुद्रा, ऑप्शन डी है सावित्री। इसका सही आंसर होगा सी, लोपामुद्रा। ध्यान रखिएगा, लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं।